नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया को नए एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले हम थोड़ा डाटा जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडिया में जो है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ न्यू फर्म्स जो है 12.2% रहा है 2014 से लेकर 2018 तक। और अगर देखा जाए 2006 से लेकर 2014 तक वही जो रेट है वो 3.2% था। सो दोस्तों, अगर एज 20 से लेकर 24 तक के लोगों के ग्रुप के बारे में अगर बात की जाए तो 43.36% जो लोग हैं इस एज ग्रुप में अनएम्प्लॉयड है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। तो दोस्तों, अगर 2022 की बात की जाए तो एज ग्रुप 18 से लेके 35 तक अराउंड 15.78 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड थे। और यही डाटा अगर 2023 का देखा जाए तो वो आंकड़ा जो है वो 14.78 मिलियन तक आ चुका है। यानी कि 2023 में 1.4 करोड़ पीपल जो थे एज ग्रुप 18 से लेके 35 तक वो अनएम्प्लॉयड थे। और दोस्तों, अगर लास्ट 5 इयर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखा जाए तो 2019 में 5.3% अनएम्प्लॉयड रेट था। 2020 में वही आंकड़ा जो है वो 7.1% तक चला गया। 2021 में वो आंकड़ा 7.7% तक चला गया। 2022 में वो आंकड़ा जो है वो घट के 7.18% तक आ गया। और 2023 में वो जो आंकड़ा है वो 6.7% पे आ गया था। तो दोस्तों, ये सब डाटा था हमारे देश के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और दोस्तों, अभी आपको पता है कि हमारी कंट्री जो है वो कैसे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। हमारे कंट्री का अगर जीडीपी देखा जाए तो उसमें से 18% ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है दोस्तों। और अगर प्रैक्टिकल बात की जाए दोस्तों तो एग्रीकल्चर का बहुत सारा बिजनेस जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड है दोस्तों। और अगर हाल ही में देखा जाए तो बहुत सारे क्लाइमेटिक अनसर्टनिटीज हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके ये अनसर्टनिटीज जो है वो और बढ़ जाएंगे। तो जो एग्रीकल्चर बिजनेस है वो 100% जो है वो इफेक्ट होने वाला है और उससे हमारे देश को प्रॉब्लम हो सकता है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये सब डाटा था एग्रीकल्चर के बारे में। अभी हम बात करेंगे हमारे देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2022 और 2023 के ईयर में हमने 422 बिलियन यूएसडी के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए। और हमारी कंट्री ने जो है वो 613 बिलियन यूएसडी के जो गुड्स है वो इंपोर्ट किए। दोस्तों, इंडिया जो है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है अपने एनर्जी के लिए दूसरे कंट्रीज पे। हमने अराउंड 160 बिलियन यूएसडी का क्रूड ऑयल जो है वो ईयर 22-23 में इंपोर्ट किया है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो हम गोल्ड, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है वो भी काफी हद तक इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। सो दोस्तों, इस वजह से जो हमारे कंट्री का ट्रेड डेफिसिट है वो 191 यूएसडी बिलियन हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि हम जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं हमारी कंट्री में। तो दोस्तों, अगर अभी हम बात करें सर्विस ट्रेडिंग की तो आईटी सेक्टर की वजह से हम 143 बिलियन यूएसडी सरप्लस है सर्विस में। यानी कि दोस्तों, हम दूसरे देशों से कम सर्विस इंपोर्ट करते हैं और हम ज्यादा जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, 322 यूएसडी बिलियन का जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है उसमें से जो आईटी सेक्टर है वो अलोन 180 बिलियन यूएसडी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है।
तो अगर दोस्तों अभी ये सारा डाटा जो हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में, अगर ये सारा डाटा का हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारे कंट्री में है वो कम करने के लिए हमें नए बिजनेसेस की जरूरत है। और जब हमारे देश में नए बिजनेसेस ओपन होंगे तो उसकी वजह से जो है नई जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी। हालांकि सिर्फ नए बिजनेस ओपन करना ही काफी नहीं है, हमें जो हमारा वर्कफोर्स है वो स्किलफुल बनाना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है दोस्तों कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है, तो हमें जरूरत है कि एग्रीकल्चर में थोड़ा R&D इंप्रूव हो और नए टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन हो, और इन सब चीजों की वजह से नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर सेक्टर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कहीं और से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो पैदा करने की हमें जरूरत है, तो उसके लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की हमें जरूरत है। और अगर देखा जाए तो इंडिया गुड्स के एक्सपोर्ट के मामले में बहुत ही पीछे है, तो ऐसे गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं उनके नए बिजनेस ओपन होना बहुत जरूरी है, और हमें नए एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है उन सेक्टर्स में, ताकि नए गुड्स मैन्युफैक्चर हो और उन्हें हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सके। और अगर दूसरे अपॉर्चुनिटीज देखे जाए दोस्तों तो इंडिया में स्किलफुल वर्कफोर्स की बहुत कमतरता है। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस ओपन किए जाए जहां जो हमारा वर्कफोर्स है उन्हें स्किलफुल बनाया जा सके, तो एक नया बिजनेस सेक्टर जो है उसे हम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सेक्टर है वो अच्छा बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है वो अगर बढ़ जाए तो नए हाई क्वालिटी जॉब्स जो है वो पैदा हो सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। और अगर दोस्तों गवर्नमेंट अगर टूरिज्म पे फोकस करे तो बहुत सारा जो नया बिजनेस है वो टूरिज्म सेक्टर में बढ़ सकता है। इंडिया जो है एक वास्ट कल्चर वाली कंट्री है और हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफी है वो भी बहुत डिफरेंट है, तो उस वजह से जो है नया टूरिज्म बिजनेस हमारे कंट्री में पैदा हो सकता है और बहुत सारा जो टूरिज्म बिजनेस है वो हमारी कंट्री में बढ़ सकता है। और जो हमारे कंट्री की फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी है वो कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट को पुश कर रही है, तो बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज हमें उस सेक्टर में मिल सकते हैं। तो हमें नए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सके दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे नए बिजनेसेस जो है वो इंडिया में ओपन किए जा सकते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमें जो है नए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। तो दोस्तों नए एंटरप्रेन्योर्स की तो हमें जरूरत है ही, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो नए बिजनेसेस को सपोर्ट करे। तो अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की ऐसे कौन से स्कीम्स है जो नए बिजनेसेस और पुराने बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये जो स्कीम है वो 2015 में लॉन्च हुई थी। ये जो स्कीम है वो अप टू 10 लाख रुपीस का लोन जो है वो नॉन कॉर्पोरेट और स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस जो है जो नॉन फार्म सेक्टर से है उन्हें ये लोन प्रोवाइड करती है। तो इस योजना में 3 कैटेगरीज के लोन है। पहला है शिशु, जिसमें कंपनीज को अराउंड 50,000 तक का लोन अवेलेबल किया जाता है, वो भी विदाउट कोलैटरल। दूसरी कैटेगरी है किशोरी, जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन अवेलेबल किया जाता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए विद कोलैटरल। तीसरी जो कैटेगरी है वो है तरुण, जिसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन अवेलेबल किया जाता है स्मॉल कंपनीज के लिए विथ कोलैटरल। इस योजना से जो लोन लेते हैं उन्हें इंटरेस्ट पे भी सब्सिडीज मिलती है। और अगर देखा जाए दोस्तों तो एमएसएमईज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है वर्किंग कैपिटल। जो उनकी एक क्रेडिट साइकिल चलती है उसकी वजह से कंपनी में जो है वो कैपिटल क्रंच रहता है। तो उस वर्किंग कैपिटल के सिनारियो को सॉल्व करने के लिए ये जो स्कीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्कीम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो बिजनेसेस ने लॉन्च की है।
इस स्कीम की मदद से दोस्तों जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस है वो नॉन कोलैटरल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएसएमईज को जो है नॉन कोलैटरल लोन लेने के लिए इस स्कीम के द्वारा एक वन टाइम गारंटी फी पे करनी पड़ती है और ये फी पे करने के बाद उन्हें 10,000 से लेके 2 करोड़ तक का लोन मिल सकता है उनके क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर। और जो ये लोन की अमाउंट है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी वन टाइम फी उन्हें पे करनी है। जो हमारी कमर्शियल बैंक्स है, जो हमारे रूरल बैंक्स है और जो हमारे सिलेक्टिव एनबीएफसीज है वो ये लोन जो है वो एमएसएमईज को प्रोवाइड करते हैं। तीसरी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया 2016 जो 2016 में लॉन्च हुई थी। इस स्कीम के द्वारा नए कंपनीज को स्टार्टअप का दर्जा दिया जाता है और उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है पहले 3 सालों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो फंड्स ऑफ फंड्स सेटअप की है स्टार्टअप्स के लिए, जिससे 10,000 करोड़ रुपीस के फंड अवेलेबल है नए स्टार्टअप्स के लिए। और इस स्कीम के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए जो है वो रेगुलेटरी सिस्टम सिंपल कर दी गई है और उनके लिए जो कंप्लायंसेस है वो भी सिंपल कर दिए हैं ताकि जो स्टार्टअप्स है वो अपना बिजनेस इजीली एस्टैब्लिश कर सके। स्टार्टअप इंडिया हब ऑर्गेनाइज किया गया जिसकी वजह से सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो स्टार्टअप्स है वो अपनी जो क्वेरीज है या कोई उन्हें सपोर्ट चाहिए वो उन्हें मिल सके। मेक इन इंडिया जैसे स्कीम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए जिसमें महत्व दिया गया कि इंडिया में ही बहुत सारे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आए और बहुत सारे जो जॉब्स है वो इंडिया में क्रिएट हो। तो ये सारे स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लाए थे जो हमारे कंट्री के नए बिजनेसेस है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन इन स्कीम्स के बदौलत भी और बहुत सारा काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट को R&D पे जो है वो बहुत सारा फोकस करना चाहिए ताकि नए टेक्नोलॉजीज हमारे कंट्री में इन्वेंट हो। और हमारे कंट्री में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो हमारा वर्कफोर्स है वो उतना स्किल्ड नहीं है। तो उन वर्कफोर्स को स्किल्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़े से इनिशिएटिव जो है वो लेने चाहिए और ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करने चाहिए जो बहुत सारे नए बिजनेसेस को कंसल्टेंसी से हेल्प कर पाए और जो फेल्योर है नए बिजनेस का वो उससे कम कर पाए। जो हमारे देश में लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो गैप है वो गवर्नमेंट ने कम करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो हमारे कंट्री के नए बिजनेसेस है उन्हें नए फंड्स जो है वो नहीं मिल पाते हैं, तो जो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनकी तरफ जो अवेयरनेस है वो बढ़ाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को इन स्कीम्स के बारे में पता नहीं है, तो गवर्नमेंट को जो है वो अवेयरनेस कैंपेन रन करने चाहिए ताकि लोगों को इन स्कीम्स के बारे में पता चल सके। तो अगर देखा जाए दोस्तों 2019 से लेकर 2023 तक 99,912 नए स्टार्टअप्स ओपन हुए हैं और इन स्टार्टअप्स की वजह से अराउंड 1.1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं और 1.1 मिलियन लोगों को नए जॉब्स मिले हैं। तो अगर देखा जाए तो नए स्टार्टअप्स की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे कंट्री में वो बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें नए एंटरप्रेन्योर्स की हमारे कंट्री में बहुत जरूरत है जो नए स्टार्टअप्स ला पाए, जो नए बिजनेसेस बिल्ड कर पाए और जो हमारे कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों थोड़ा अभी हम बात करेंगे इंडियन मेंटालिटी के बारे में, इंडियन फैमिली मेंटालिटी के बारे में। इंडिया में अगर देखा जाए तो बिजनेस करने के लिए फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगले हर एक परिवार में अगर देखा जाए तो बच्चों को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, सपोर्ट नहीं किया जाता। तो उस वजह से जो है हमारे कंट्री को नए एंटरप्रेन्योर्स नहीं मिल रहे दोस्तों। एक बात है कि बहुत सारे कम्युनिटीज हमारे इंडिया में है, जैसे मारवाड़ी लोग, जैसे गुजराती लोग, जैसे पारसी लोग। ये सारे जो कम्युनिटीज है वो जो है बहुत सारे लोग उनमें से बिजनेस ओपन करते हैं और हमारे कंट्री को
को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बाकी के लोग हैं हमारे कंट्री में, उन्हें भी जो है अपना जो माइंडसेट है वो चेंज करने की बहुत जरूरत है। हमारे कंट्रीज के जो यूथ है उन्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना कि हमें अच्छी पढ़ाई करके एक जॉब सिक्योर करनी है, उल्टा उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है और उससे हमें हमारे कंट्री को मदद करनी है और खुद को भी बहुत ज्यादा मदद करनी है। तो दोस्तों, अगर हमारे जो यूथ है वो अगर ऐसे थिंकिंग रखे तो हमारे कंट्री में बहुत सारे नए बिजनेसेस देखने को हमें मिल सकते हैं। जो एक रिस्क टेकिंग फैक्टर है वो हर यूथ का जो बच्चा है उसमें वो मौजूद होना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें हमारे देश को एक अच्छा डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो हमें ऐसे रिस्क टेकर्स की जरूरत है और नए बिजनेसेस जो ओपन कर पाए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यूएस में देखा जाए तो जो यूथ है या जो यूएस के लोग हैं वो फेलियर्स से नहीं डरते। जो यूएस के लोग हैं वो जो है वो अगर 2 स्टार्टअप्स उनके फेल हो जाए तो वो उन फेलियर्स को एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं। लेकिन अगर हमारी कंट्री में देखा जाए तो फेलियर्स से बहुत डरते हैं लोग। हमारे कंट्री में अगर कोई एक आदमी जो है वो अच्छा कर रहा है तो दूसरे आदमी ने उसे सपोर्ट करना चाहिए और एक कोलैबोरेटिव नेचर की जरूरत है हमें हमारी कंट्री में, ताकि सब लोग मिलके आगे बढ़ पाए और हमारा जो देश है उसे एक आगे डेवलपमेंट की राह पर हम लेके चले। तो दोस्तों, थोड़ा सा जो हमें मेंटालिटी जो है हमारी उसे चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है और जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। हमारा जो यूथ है उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेगा तो वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा और हमारे कंट्री के लिए कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस टॉपिक के बारे में। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या राय है वो हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।